हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए पार्ट थर्ड की शुरुआत करेंगे और इसमें हमने 301 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इसके पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट किया है जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन डिस्कशन किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और यह घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी 69 पीटी तक है जो सोल्यूशन दिया गया है उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन 301 नंबर के रूप में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी की सजा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 हो जाएगा, 23 मार्च 1931। और इसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के दो सदस्य थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी की सजा दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश से जो मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। जो सिंपल क्वेश्चन रहेगा उसको हम स्किप करते जाएंगे। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। देखिए किसा क्वेश्चन पूछा था कि 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल कब, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कब बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थे। 304 नंबर क्वेश्चन, अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था, यानी कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। अनुशीलन समिति है, देखिए मिदनापुर में 1902 में इसका स्थापना है जो ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा की गई। ढाका में अक्टूबर 1906 में इसकी स्थापना पुलिन बिहारी दास, जिसे पुलिंदा भी कहा जाता है, और ये सर्वाधिक संगठित हुआ ढाका में। कलकत्ता में मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार सतीश चंद्र बसु ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति गठन किया और 1902 में कलकत्ता में प्रमन नाथ मित्र इसके अध्यक्ष बने। जतिंद्र नाथ बनर्जी जो बाघा जतिन कहलाते हैं, जतिंद्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र नाथ घोष, सुमित सरकार के अनुसार बरिंद्र नाथ घोष है जो कलकत्ता में अनुशीलन समिति के है जो इसके सदस्य रहे थे। ठीक है, इसको एक बार स्ट्रक्चर ध्यान रखें। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्म उन्नति समिति का गठन किया गया। बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर यानी कि साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ, युगांतर का। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ बने। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी और बम विशेषज्ञ बने हेमचंद्र कानूनगो। 305 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने, सचिंद्रनाथ सान्याल। वर्ष 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में, कहाँ पे? पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म बनारस में हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन, याद रखें बंदी जीवन किसकी रचना है? तो ये बंदी जीवन इनकी आत्मकथा है सचिंद्रनाथ सान्याल का। ठीक है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा के स्थापना पटना में किया था? तो इसका आंसर आपने देखा सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन, इसको याद रखें। एक क्वेश्चन है जो रिपीट करते रहता है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहता है।
चिटगांव, चटगांव जो बांग्लादेश में है, पोर्ट है, एक बंदरगाह है। चटगांव शस्त्र छापामारी यानी कि चटगांव आर्म्स रेड की योजना किसने बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये सूर्य सेन के द्वारा। सूर्य सेन एक शिक्षक थे, उनके द्वारा यह है जो प्लान बनाया गया था। चटगांव या चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुई, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दी गई सूर्यसेन को। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, बिना समय लेट किए हुए छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ये अरविंद घोष का कथन था। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसने किसने कहा था कि जब तक अंग्रेज मतलब कि भारत को नहीं छोड़ देते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, कौन से वर्ष में? तो 1913 में। कब? 1913 में। 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड, जो अमेरिका में है पोर्टलैंड, उसमें सैन फ्रांसिस्को में पोर्टलैंड है, वहीं पे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। तो गदर पहले एक पार्टी नहीं था, ये एक अखबार का नाम था गदर, ठीक है। और ये कौन सा ये पार्टी बनाया था? ये देखिए, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट संस्था बनाया था, जिसने है जो गदर नामक एक अखबार को निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी बाद में फिर पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, महामंत्री थे। कौन? लाला हरदयाल। अन्य सदस्यों में रामचंद्र थे, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस भी इसमें थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, अब्दुल रहमान थे, मैडम भिखाजी कामा भी इसमें शामिल थी, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। और मैडम भिखाजी कामा को जानते हैं कि इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में है जो तिरंगा लहराया था, और इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन यानी कि भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देख सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना, तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसी समय 1913 में है जो इसकी स्थापना हुई थी। और 1914 में क्या हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक है जो वर्ल्ड वार 1 चला था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से, देखो 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ उसमें स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद यानी कि इंडियन नेशनलिज्म के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से
अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, और ये पश्चिम चंपारण के थे, मुरली भरहवा गांव के, जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न चंपारण के कृषक राजकुमार, जो किसान थे राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था और तिनकठिया सिस्टम जो वहां पे चल रहा था उसको है जो समाप्त करने की है जो मंशा लेकर उन्हें बुलाया था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से लेकर 1934 तक चला था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी टैक्स देने से इनकार किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान वर्ष 1930 में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, देखिए एक जनरल डायर था, एक माइकल ओ डायर था, ठीक है, जनरल डायर था, एक माइकल ओ डायर, तो यहाँ पे माइकल ओ डायर को मारा था जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। कब? 1940 में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो श्री राजागोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजागोपालचारी ने यह घोषणा की स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल एक सीमित वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन। श्री राजागोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजागोपालचारी की मान्यता यह थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन और अभिजात्य वर्ग हेतु। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर CR दास यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा। इन्हें देश बंधु के भी नाम से जाना जाता है, और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास यानी CR दास थे, और 1 जनवरी 1923 को इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर किया था ताकि वो आगे चुनाव लड़ सके। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। यही देखिए एनी बेसेंट का कौन था? कॉमनवेल्थ है, और न्यू इंडिया यही यंग इंडिया पूछ देगा। यंग इंडिया किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की रचना है। केसरी और मराठा है जो बाल गंगाधर तिलक की। तो मराठा है जो इंग्लिश में और केसरी है जो मराठी भाषा में है जो संपादन किया गया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। उनका कब किया था? 1906 में। ठीक है, वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया था। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जानते हैं। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य यानी कि एसोसिएशन के सदा बने रहने की अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी, और टोटल 3 बार है जो कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी, 1886, 1893 और 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह विचार किस नेता के थे? तो इसका आंसर हो जाए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय।
सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। उस समय कांग्रेस के उस समय जो वाइसराय कौन थे, तो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेज कांग्रेस संगठन का उपयोग कर ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका आंसर कराची अधिवेशन हो जाएगा, जो 1931 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट के को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में, और इसके पहले जस्ट देखिए 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ कराची में, और जो 23 मार्च 1931 को जो फांसी की सजा दी गई थी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को, तो वही जब ये कराची जा रहे थे कांग्रेस के मेंबर, तो वहां पे है जो बहुत ही काला झंडा दिखाया गया, बहुत ही इसका प्रतिरोध किया गया। और उसी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने फिर बाद में कहा था, गांधी जी के ऊपर बहुत ही मतलब की आलोचना की गई थी, क्योंकि वो भगत सिंह को है जो फांसी रोकने में मदद नहीं की थी, जिस कारण से है जो वहां पे गांधी जी ने कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद विचार नहीं मर सकता। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से संबंध प्रस्ताव है जो पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस द्वारा है जो परिभाषित किया गया। इसके पहले कोई डिफिनीशन इसकी नहीं थी। और ये कब, इसके पहले जो जानते हैं कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जो हुआ था लाहौर में, जहाँ पे रावी नदी के तट पे है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने है जो झंडा लहराया था। और 26 जनवरी, अगले 26 जनवरी को है जो फिर उस समय से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा हो गई थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज इसका डिफिनीशन है जो कब लागू हुआ, कब मतलब परिभाषित किया गया, तो कराची अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाए नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन डी। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों को संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। और आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा: पहला सलीमुल्लाह खान, दूसरा आगा खान और तीसरा मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए इसे संस्थापक के रूप में चुना जाएगा मुस्लिम लीग के। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या किया था? तो ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्लास के लिए प्रार्थना किया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1906 को, कब? 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों को
भारत में रक्षा की जाएगी। 326 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का आरंभ किया था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा है जो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का है जो स्टार्ट किया गया, व्यवस्था किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 कहा जाता है, उसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की व्यवस्था करना था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए, टी एस ऑलकॉट। देखिए एनी बेसेंट का था, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर जिन्होंने द हिंदू लिखा था, द हिंदू जो भी न्यूज़पेपर चलता है। तो किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। ठीक है। टी एस ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। 1915 नहीं, 1916। ठीक है, 1916, इसको याद रखें। 1916 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट ने। देखिए कह रहा है कि 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट को आया। ठीक है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जैसे यूपीएससी पीटी जिस तरह से स्टेटमेंट बनाता है कि पहले है जो किसका हुआ, माने कि एनी बेसेंट ने पहले स्टार्ट किया होम रूल लीग या फिर ये तिलक ने किया? तो तिलक ने अप्रैल में किया और ये सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। लेकिन विचार सबसे पहले 1915 में किसके द्वारा दी गई थी होम रूल लीग का? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा, और ये आयरलैंड से बिलोंग करती है। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित किया, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया था, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणदेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस लीग समझौतों की सराहना की गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये 1917 में। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, किससे? एजुकेशन से। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। और ये जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, ये किसके समय आया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय आया था। 331 नंबर क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ये गलत है। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक ही जैसा था।
कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा, डोमिनियन स्टेटस प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, जैसा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। 332 नंबर क्वेश्चन कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा 1940 में पटना महिला महाविद्यालय यानी पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी। पटना महिला कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया था। उच्च शिक्षण यानी हायर एजुकेशन का पहला संस्थान है। बिशप बीजे सुलिवन एसजे पटना के बिशप संस्थापक और मदर एम जोसेफिन एससी अपोस्टोलिक कार्मेल के सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा और इसे बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह कॉलेज यह कॉलेज वर्ष 1870 में स्थापित एक शैक्षिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा संचालित किया जाता है। 333 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आप जानते हैं, सिरिल रेडक्लिफ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और रेडक्लिफ लाइन किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। जबकि डूरेंट रेखा किसके बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। जून 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अब उत्तर प्रदेश में है। अंग्रेजी अधिकारी होल्ट मैकेंजी द्वारा वर्ष 1822 में 1822 में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, यानी कि एक जैसे कि गांव के एक मुखिया होता था और यही है जो जाकर के सब अपने किसानों से टैक्स कलेक्ट करके जाकर के है जो अंग्रेज को देता था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी महलवारी। 335 नंबर क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो ये पवनार महाराष्ट्र से। याद रखें पवनार कहां पे है? महाराष्ट्र में है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर के सत्याग्रही थे। और तीसरा नंबर अगर पूछ देगा तो कौन है? तो ये ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। याद रखें ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। 1918 में मॉन्टेग्यू सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने साथ मिलकर क्या गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किसने किया था? तो तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ऑप्शन ए हो जाएगा। और तेज बहादुर सप्रू और बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे दो शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 3 हुए थे लंदन में, तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, गए थे वहां पे। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था? तो 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था। उसके संबंध में विचारों को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादियों और उग्रवादियों यानी कि नरम दल और गरम दल मतभेद स्पष्ट हो गए थे। परिणाम स्वरूप नवंबर 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन यानी कि राष्ट्रीय उदारवादी संघ नामक एक नए दल की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1918 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा है जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ या नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। यह क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। 337 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो जानते हैं कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, और इसके 3 सदस्य थे, प्रमुख 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। जो स्टेफर्ड क्रिप्स वही थे जो 1942 में
क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष के रूप में भारत आए थे, लेकिन इसको गांधी जी ने यह कहकर मिशन को असफल घोषित कर दिया कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि बेकार चेक है जिसको बैंक में आप भंजा नहीं सकते हैं। तो कह रहा है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो यह एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। तो इसका आंसर एकमात्र होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी केवल 2 स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। और इन्हीं के रिकमेंडेशन में 1946 में है, जो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे ही है, जो भारत में संवैधानिक सभा बनने के लिए है, जो रेडी हो गया। ठीक है। नोआखली काल, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर प्यारेलाल हो जाएगा, प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी, ये कहाँ पे नोआखली है? पश्चिम बंगाल में। नोआखली जो समय जो राइट्स चल रहा था नोआखली में, उसमें प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, प्यारेलाल ने। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में पश्चिम चंपारण में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, जिस कारण से 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। और जानते हैं कि गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे और 1915 में भारत 20 साल बाद लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग किया था। चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि अब उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती, यानी कि आपका जैसे 20 कट्ठा का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है 20 कट्ठा का, और उसमें जो 3 कट्ठा है, यानी कि माने सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे आपका जो कह सकते हैं कि अपना सबसे फर्टाइल, यानी कि सबसे उपजाऊ भूमि है, उसी पे आपको है जो नील की खेती करना है। और ऐसा इसमें सिस्टम ये था कि 3 साल 4 साल के बाद अगर उसमें लगातार खेती की जाती थी नील की खेती, तो वो जो जो 3 कट्ठा फर्टाइल भूमि था वो भी बंजर बन जाती थी, जिस कारण से किसानों को है जो बहुत ही नुकसान होता था आगे फसल बोने में, और उन्हें उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। तो जब अपनी किसान उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कट्ठिया पद्धति कहते हैं। 3 कट्ठिया मैंने 3 कट्ठा सिस्टम। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी अबाबों जैसे करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों को इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917। कुछ सालों पहले जैसे 66 बीपीएससी पीटी, 67 बीपीएससी पीटी तक आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन राजकुमार शुक्ल और वीर कुंवर सिंह से तो फिक्स था, और अनुग्रह नारायण सिंह, इस ऐसे क्वेश्चन है जो जयप्रकाश नारायण, इस ये जो पर्सनालिटी थे बिहार के, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा है जो चाहे वो इजी हो चाहे तो थोड़ा सा हार्ड हो, थोड़ा हमेशा पूछा ही जाता रहा है। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे, जैसे देखिए 66 बीपीएससी पीरी में ऐसा क्वेश्चन रिपीट किया गया। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये पश्चिम चंपारण के मुरली भरहवा गांव के थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया 3 कट्ठिया सिस्टम के खिलाफ। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी का विरोध गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति के देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसका आंसर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीट किया गया है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए श्यामलदास कॉलेज भावनगर। श्यामलदास कॉलेज भावनगर गुजरात में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में, कहां पे, पोरबंदर में संपन्न हुई। इनकी हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी कि लॉ की पढ़ाई की थी। कहां से? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका आंसर स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को कब 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, जिन्होंने मदरलैंड नामक पत्रिका भी जारी किया था, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया। परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन 346 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका आंसर रिपीट हुआ है, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बन गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के किसानों की प्रतिनिधि, चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। राजकुमार शुक्ला जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन की सफल नेतृत्व किया था। यहाँ पे देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह को लेकर गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। और इनका गांव अगर पूछ देगा तो पश्चिम चंपारण के कौन सा गांव? तो मुरली भरहवा। चंपारण में इंडिगो यानी कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो इसका आंसर और राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्कूल टीचर में भी पूछा गया। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो किसको? तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी को किया था। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया गया? तो इसका आंसर चंपारण हो जाएगा। उपर्युक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है और यह गांधी जी का सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा दिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया? तो इसको जानते हैं, ये चंपारण आंदोलन से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में कहां पे भाग लिया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो तिनकठिया सिस्टम। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया सिस्टम। बिहार में तिनकठिया सिस्टम में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 3/20, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं बार बार। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका आंसर चंपारण हो जाएगा, चंपारण, पश्चिम चंपारण, बिहार। यार ये तो बोर कर दिया। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। देख रहे हैं बदल बदल के क्वेश्चन है जो सेम पैटर्न पे पूछा जा रहा है बस। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास
द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलो पैटर्न बदल गया। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में, और ये क्वेश्चन है जो फिर बाद में रिपीट भी किया गया था। फरवरी 1921 में गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। बिहार का वह रसोइया, देखिए क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया था 2 बार। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। देखिए एक रसोइया था जो अंग्रेज की तरफ से, मतलब अंग्रेजों को परोसते थे खाना, उसी में गांधी जी को इन्वाइट किया गया था, ठीक है, जो चंपारण सत्याग्रह चल रहा था उसी समय। लेकिन गांधी जी को उसने उनको जब उन जहर उनको उसको पता चल गया कि उसके खाना में जहर है, तो उसने गांधी जी को रो रो कर है जो गांधी जी को पूरा है जो कहानी बता दी कि ऐसे ऐसी बात है, आप खाना नहीं खाइए, जिस कारण से गांधी जी की जान बची थी। तो ठीक है, उसका आंसर, उनका नाम क्या था? तो बतक मियाँ था, बतक मियाँ। और इसको तेजस्वी यादव ने अपने एक भाषण में है जो उनका नाम लिया था, जिस कारण से है जो आगे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक डरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। डरविन ने अपने रसोइये बतक मियाँ को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बतक मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। रोते रोते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह भी थे। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब अच्छा काम किए। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? देख सकते हैं 68 में और फिर 69th पीटी में भी क्वेश्चन को सेम रिपीट किया गया था। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, उसका यदि एक नंबर से कट ऑफ को क्लियर किया होगा तो जाहिर सी बात है उसका एक क्वेश्चन का रोल बहुत ही अच्छा रहा होगा, और जिसका नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन गलत किया होगा, तो समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका आंसर बतक मियाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, और बतक मियाँ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, क्योंकि बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट से देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार है जो दूसरे एग्जामों में पूछा जाता है, तो यहाँ भी चांस बन रहा है कि क्वेश्चंस आपके भी आने वाले टीचर एग्जाम है या फिर 70th बीपीएससी पीटी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एक्सप्लेनेशन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पूरे सेशन को कंप्लीट रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखें, ज्योग्राफी का देखें। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पूरे पार्ट को डिस्कशन कर दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट लिंक में मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप उसका बिहार का पूरा बिहार स्पेशल भी कंप्लीट करा दिया हमने, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, या फिर बिहार का कृषि उद्योग या बिहार से विविध प्रश्न पूछे गए सारे क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन करा दिया, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो 362 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1937-38 के बीच बिहार में मध्य बिहार में बकासत आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बकासत का अर्थ क्या होता है? स्वयं का जोता हुआ भूमि। प्रायः जमींदार बकासत भूमि में काश्तकार को बेदखल कर देते थे। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका भी जारी किया था। ठीक है, इसको मिलान करने के लिए देख सकते हैं, इस तरीके से दिया है कि सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। सूरत स्प्लिट जो कांग्रेस सेशन का हुआ, सूरत स्प्लिट 1907 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत विभाजन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रास बिहारी घोष हो जाएगा, रास बिहारी घोष यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरत विभाजन। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में हुआ। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में, और एक सितंबर 1916 में, अप्रैल 1916 तिलक वाला, और सितंबर 1916 किसका? तो एनी बेसेंट का। खेड़ा सत्याग्रह हुआ मार्च 1918 में, मार्च 1918 में। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका आंसर अहमदाबाद हड़ताल हो जाएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1917-18 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक 3 दिनों को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। देखिए आपसे क्वेश्चन सजाने के लिए पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता भी है कि CAKE, इसको याद रखें, केक,
ठीक है। पहले चंपारण हुआ 1917 में, ठीक है। फिर उसके बाद अहमदाबाद स्ट्राइक हुआ, मिल स्ट्राइक 1918 में, ठीक है। उसके बाद खेड़ा हुआ 1918 में हुआ, लेकिन लास्ट 18 में हुआ, पहले हुआ अहमदाबाद वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर बायकॉम सत्याग्रह हुआ, बायकॉम सत्याग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली है जो इन्वॉल्व नहीं हुए। बायकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, यानी कि सी एंड्रूज, सी एंड्रूज, इसको याद रखें, सी एंड्रूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रयू, जिसे कहते हैं दीनबंधु एंड्रूज, दीनबंधु किसको बोलते हैं? CF एंड्रूज को बोलते हैं। जानते हैं कि दीनबंधु किसको बोलते हैं? एंड्रूज को। और देशबंधु चित्तरंजन दास को। तो चार्ल्स एंड्रूज सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने इन्हें गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। कौन? एंड्रयूज 1925 और 1927 में। और सबसे पहले 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे एंड्रयूज। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, यह अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। अनटू द लास्ट से 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक कर्मी यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो औद्योगिक कर्मी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर के था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा किया कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली और आंदोलन खत्म हुआ। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC यानी कि ऑल इंडिया AICC देखते हैं इसके खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए। तो इसका आंसर जमनालाल बजाज हो जाएगा। जमनालाल बजाज ये गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग दिए। राय बहादुर की पदवी त्याग दी कौन? जमनालाल बजाज ने। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया और ये गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जमनालाल बजाज। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति है जो चलाया था 1975 में, जब इमरजेंसी के टाइम। और भी याद रख सकते, लोकमान्य किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। इसमें गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1934 में किया गया था, इससे जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य
आचार्य विनोबा भावे और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर राम मनोहर लोहिया हो जाएगा, जबकि राजकुमार शुक्ल, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं है, इनका संबंध आजाद दस्ता से। आजाद दस्ता का है जो गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल के तराई क्षेत्र में। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण कृषि समिति यानी चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त किया। गांधी जी को इस समिति को एक सदस्य के रूप में भी चुना गया था। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम ने चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 373 नंबर मिलान करने के लिए था। सूची 1 को सूची 2 से। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखला, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनको 1915 में देहांत हो गया था, इसको याद रखें। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और एक महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, तत्वबोधिनी। और इनके गुरु कौन थे? तो ये महादेव गोविंद रानाडे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है जो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, वो कब किया था? 1939 में। तत्वबोधिनी सभा। आत्मीय सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा का ये 1815 में। कब? 1815 में। और 1829 में किया गया था ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय की जो राजा को उपाधि है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो उस समय के राजा जो 1806 से 1837 तक रहा था, कौन रहा था? तो अकबर द्वितीय रहा था। उसके द्वारा है जो राजा की उपाधि है जो राम मोहन राय को दिया गया था। और राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। और भी इनको कई उपाधि से सम्मानित किया गया है, जैसे कि है जो सबसे पहले जो ये आधुनिक हुए पूरे भारत में, कौन हुए? तो ये राजा राम मोहन राय ही हुए। तो फ्रेंड्स, यदि हम आपको सही से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि समझाने की कोशिश सही से कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि अनसब्सक्राइबर लोग ज़्यादा देखते हैं और सब्सक्राइबर कम मतलब देखते हैं। यानी कि आप लोग देखते तो हैं वीडियो को, जरूर छुप छुप के देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमको पता भी नहीं चला कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। बस आपका एक नंबर यहाँ पे दिखेगा कि बस मेरा इतना सब्सक्राइबर बढ़ा है, बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप इतना समझते होंगे, यूट्यूब पे हैं तो। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये ऑप्शन देखिए, 69th पीटी में पूछा गया। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो कर्नाटक की थी। अंबाबाई का जन्म 1889 में तत्कालीन मैसूर राज्य, अब जो कर्नाटक है, उसमें एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने उडुपी में विदेश कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक यानी कि जो फाइटर थे किसानों के लिए, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने। और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा रहे और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन जी रंगा महासचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। फैजपुर जो कर्नाटक में चला था, फैजपुर, और एक पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन ऐसा था जो गांव में चला था। ठीक है, और फैजपुर कांग्रेस का जो 1936 में हुआ था, कब हुआ? 1936 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर जवाहरलाल
सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर 1936 में होगा। कहाँ पे? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव थे NG रंगा, आंध्र प्रदेश के। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का। और इसके NG रंगा इसके महासचिव थे। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी लखनऊ हो जाएगा, 1936। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, अपनी मृत्यु से ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड सी रूट या वाटर रूट की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया। 1949 में इनका मृत्यु हुआ। मृत्यु के कुछ समय पहले सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था, यानी कि नेशनलाइजेशन करना था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई। और इसकी स्थापना, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? तो बम्बे में। और 1920 में उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय। NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बॉम्बे में, कहाँ पे? बॉम्बे में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला, यही क्वेश्चन है जो UPSC PT में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान इसके कौन थे? तो चमनलाल प्रथम इसके महासचिव थे। चमनलाल प्रथम महासचिव और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। और याद रखें, जो मैजनी के बारे में लाला लाजपत राय ने अच्छे उनके बारे में है जो सिद्धांत अपनाए थे, और ये अमेरिका भी गए थे। और ये क्वेश्चन UPSC PT पूछा है कि कौन सा, ऐसे मतलब पर्सनालिटी बेस्ड पूछा था, कौन सा अमेरिका के लाइब्रेरी में जाकर के पढ़े हुए थे कुछ ऐसा बुक के बारे में, मैजनी के बारे में। और मैजनी को बहुत फॉलो करते थे, इटली के मैजनी को। कौन? लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर MN राय हो जाएगा, MN राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। MN रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे, MN रॉय। भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा, यानी कि इंडियन हाई कमिश्नरी के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारत सरकार अधिनियम। कई एग्जामों में है जो क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमिश्नरी की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य था। उच्च आयुक्त और उसके सहायकों के वेतन का खर्च है जो भारत के साधनों से ही होना था, यानी कि होम चार्जेस लगता था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ पैक्ट। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ। इसके अलावा कांग्रेस गर्म दल और नरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सीमित करना, व्यक्ति का स्वतंत्रता को सीमित करना था। मार्च 1919 में, कब? मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद ने पास किया था विधेयक
रॉलेट एक्ट के नाम से, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति का स्वतंत्रता को सीमित किया गया था और इसमें कोई भी सिस्टम ये नहीं था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो सनी देओल का डायलॉग है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका आंसर रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका आंसर रॉलेट सत्याग्रह ऑप्शन बी हो जाएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, जिसमें लगभग बहुत सारे 1000 प्लस है जो व्यक्तियों की हत्या की गई थी। रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? तो इसका आंसर 1919 हो जाएगा, 1919। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। देखिए उस समय जो अंग्रेजों के लिए था, जो भारतीय क्रांतिकारी काम कर रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए वैसा एक्टिविटी क्या लगता था कि वो आतंकवादी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अपने काम कर रहे थे, अपना देशभक्ति कर रहे थे। ठीक है, तो उनको हम लोग जैसे कि अपने भारतीय लोग उनको देशभक्त मानते थे, जबकि वो लोग आतंकवाद मानते थे। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसमें तारीख पे तारीख कोई सिस्टम नहीं था। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में प्रदर्शन किए गए थे। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और भी बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। और उसी का बदला है जो 1940 में, इसी का बदला पंजाब के ही वीर उधम सिंह ने लिया था 1940 में, जनरल ओ माइकल डायर को मार करके, जो पंजाब के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और ये जनरल डायर को नहीं, जनरल माइकल ओ डायर को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो इस घटना जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे आहत होकर के बहुत सारे देशभक्त आहत हो गए, पूरे भारतीय, जिस कारण से बहुत सारे ने अपनी जो अंग्रेजों के द्वारा खुश करने के लिए उन्हें उपाधि प्रदान की गई थी उसे है जो वापस कर दिया। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी उससे है जो वापस भेज दिया, और गांधी जी ने ऐसा किया, जो कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को, उसको भी लौटा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। और उस समय की जो देशभक्ति थी वो अत्यंत अलग ऊंची लेवल की थी। आप समझ सकते हैं इस भावना से। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग त्रासदी से, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन क्या हुआ? भीड़ का दमन हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। लंदन में 13 मार्च 1940 को
सर माइकल ओ डायर को गोली से मारकर हत्या किसने कर दिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह। और इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया था बाद में, अभी 16 या 69 पीटी में। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता सरदार उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ फ्रांसिस डायर की लंदन में, कहाँ पे, लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। ये क्या किए थे, किताब में है जो, ऐसे किताब में एक बंदूक का मनी पिस्टन का ये इस तरीके से डिजाइन बना लिया, वहां पे रख लिए और जाकर के सीधे ठोक दिया। 393 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो जनरल माइकल ओ डायर है इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर उधम सिंह हो जाएगा। कई बार देखते हैं क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी, महात्मा गांधी, ठीक है। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष रहे 24 नवंबर को गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला था। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को अलग रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो स्पेशल सेशन हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। जिससे सितंबर 1920 में से ऐसे मुख्य रूप से है जो उसका कांग्रेस का जो सेशन चलता था वो दिसंबर में चलता था, लेकिन सितंबर 1920 में पहले कलकत्ता में हुआ और उसका लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी, बिहार हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में, रेवेन्यू में भारी कमी आई थी। अतः बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचालित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। उनका है जो करेक्टर को है जो आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत ही अच्छा काम किए, शराब पीते थे, फिर भी उन्होंने इसको, ये जो अपने काम में अव्वल रहे। ठीक है, इस तरीके से है जो शराब को प्रचलित कराया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका ऑप्शन है कि खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, यह भी गलत है। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। देखिए कैसा बेतुका का सवाल था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के द्वारा तुर्की साम्राज्य यानी कि टर्किश एम्पायर का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, कहाँ पे? अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को
और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता था। इसके अनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये बिहार और बंगाल में। कहाँ? बिहार और बंगाल में। भारतीय किसानों के इतिहास में भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? पूछा गया कई बार क्वेश्चन। 1900 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ 1929 में और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम किसान संगठन का इसका कहाँ पे हुआ आयोजन? कहाँ पे? लखनऊ में 1936 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके पहले महासचिव बने थे आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर 1920 हो जाएगा। 1920 वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। इसको ध्यान रहे, क्वेश्चन है जो यहाँ से बनाए जाते हैं कि वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया कब? तो 1 अगस्त 1920, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसको वापस कब लिया गया? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से सबसे पहले कहा कि आप अपने आंख नाक कान सब जो बंद चुपचाप है, जो भारत को एक बार दुर्दशा के भारत में क्या अत्याचार हो रहा है उसको देखिए, उसको समझिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे कोई स्टेप उठाइए। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले का जो गुरु थे वो कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किस क्षेत्र में राहुल संक्रेत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? तो इसका आंसर छपरा हो जाएगा। राहुल संक्रेत्यान जो 1893 से लेकर 1963 ईस्वी ने अपनी शिक्षा कहाँ से? तो बनारस से पूर्ण किया था। राहुल संक्रेत्यान 1893 से 1963 ईस्वी ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। तो बहुत ही अच्छी बात है, बनारस से तो हमने भी शिक्षा बीएचयू से प्रदान किया है, वहाँ से प्राप्त किया है। तो बहुत ही अच्छे लोग वहाँ से प्राप्त किए थे, खुशी की बात है। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। कौन? तो बाबा रामोदर दास। पूछ सकता है क्वेश्चन कि किनका नाम था? तो राहुल संक्रेत्यान का। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्हें जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीडीसी के अध्यक्ष चुने गए थे, राहुल संक्रेत्यान। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल यानी कि ब्लंडर लाइक हिमालय बताया था? तो इसका आंसर चौरी चौरा हो जाएगा। चौरी चौरा देख लेते एक्सप्लेनेशन। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलन, कहीं कहीं एग्जाम में आप देखते होंगे 5 फरवरी भी देता है और 4 फरवरी भी। तो 4 फरवरी को ऐसे मान के चल सकते हैं क्योंकि घटना चक्र ने अपडेट किया था इस बुक को पहले भी। 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गया। गांधी जी ने इस घटना की निंदा किया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी। 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। किसको? तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय चल रहा था। आंदोलन समाप्त करने के लिए अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। गांधी जी ने ऐसा कहा था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया?
तो चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन को निलंबित यानी सस्पेंड कब किया गया था? 1922 में, 4 फरवरी 1922। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा है जो परीक्षा के केवल कितना दिन बचा था? 20 दिन ही बचा था। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे, कहाँ पे? तो सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। और बिहार विद्यापीठ के गठन किया था फरवरी 1921 में। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कब? 1921 में। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो क्या था? तो एक खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्तल लगान और बेदखली करने को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालांकि हालात ये हो गया था कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए थे। 408 नंबर क्वेश्चन है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में यह प्रचलित मान्यता था कि उनकी जीत होगी क्योंकि यह गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे कि विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। असहयोग आंदोलन के रूप में गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय, उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांवों में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गांवों में रहने वाले करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठा करके देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। साराबंदी आंदोलन, शराबबंदी है या शराबबंदी, देख लेते हैं। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। कौन? बारदोली के मेहता बंधुओं जो कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी कि साराबंदी ही है, नो टैक्स, साराबंदी से बोलते थे कोई कर नहीं, आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि हर कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 को स्थान पर 1922 लिखा है, जो गलत है। तो इसका आंसर 1928 जो बारदोली के समय हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन ए। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान 1928 में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां के महिलाओं ने दिया था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जानते हैं ये केरल में हुआ था, ऑप्शन सी केरल। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। आप जानते हैं ये भारत का जैसे मैप है तो यहाँ पे इस साइड है जो मालाबार क्षेत्र है और इधर
कोरोमंडल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कोरोमंडल तट है, और केरल साइड है जो मालाबार तट है। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। जमींदार क्या थे? अधिकतर हिंदू, और जो बटाईदार होते थे मुसलमान थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। 412 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। देखिए, पहला देखिए चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ 1922 में, 4 फरवरी 1922। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया। ठीक है, देखिए जो पुलिस गोलीकांड हुआ उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया कब? 15 फरवरी 1922 में। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी 1922 में। ठीक है, तो 1 2 3 4 यह है जो करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है, सही क्रम दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है उसमें कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकाला गया। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। परिणाम स्वरूप भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दिया। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठा करके 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी गई थी। बाद में उन्हें स्वास्थ्य में थोड़ा सा सही नहीं हुआ, स्वास्थ्य इनका था, तो इसलिए 1924 में इनको फिर से जेल से निकाल दिया गया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कब 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में त्यागपत्र दिया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वह ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वाइसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 415 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवाइवल का कारण क्या था? रिवाइवल का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। यही एक मुख्य कारण था। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि की अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके सफलता के बाद? तो यह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 में CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति वचनबद्धता को दोहराया था। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसके सफलता के बाद हुआ था? रिपीट क्वेश्चन, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में
1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को कहां पे? बिहार के गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु, जिन्हें चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजागोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो इसका एक्सप्लेन किया था सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें बिहार के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जब संविधान सभा बना था उसके पहले जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 को पहले मीटिंग के दौरान। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो इसका आंसर 1928 होगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था बॉम्बे में, और इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था, ठीक है, उसी का ये देखरेख में आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी रिपोर्ट भी बोलते थे, ठीक है। उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की दिशा में। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 थे। सारे हैं जो ब्रिटिश थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इस श्वेत कमीशन कहकर, यानी व्हाइट कमीशन कहकर के विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। खाली स्थान को भरना है। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था? यहां देखिए ऑप्शन सी दे रहा है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? 1928 में इसको तैयार किया गया था। कब? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया, और इसकी अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू ने। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। तो किसने कहा था? तो लॉर्ड बर्कनहेड के अनुशंसा, उन्हीं के चैलेंज पे, लॉर्ड बर्कनहेड के चैलेंज पे ही है जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा है जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया, ठीक है, इसको खत्म किया सांप्रदायिक आधार पर। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे कि सब वयस्कों के लिए, जो भी अडल्ट है उसके लिए मताधिकार, वोट देने का अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार,
यूनियन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से अलग होना। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब? 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में रावी नदी के तट पर। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा किया था? तो ये भागलपुर में। कहां? भागलपुर में। ये देखिए 7 दिसंबर 2023 को बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा किया? तो भागलपुर में। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। 432 नंबर क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को उठाया था, हसरत मोहानी ने। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। 1921 के जो अहमदाबाद में हुआ कांग्रेस के अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खान ने। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, कब? कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। इन्होंने साबरमती आश्रम से कितना 80 सहयोगियों, कहीं कि गांधी सहित कितना है? तो 81 है। यहाँ पे कहीं कहीं 78 दिया रहता है, तो एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों गांधी सहित कुल 81 के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ किए, यानी कि प्रस्थान किए। 24 दिनों, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने दिनों? तो 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को
दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचेनगोड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी, यानी नमक कानून तोड़ा था। कहां से? तमिलनाडु से थे कौन? सी राजगोपालचारी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती से। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के कौन से टैक्स के विरोध में के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो इसका आंसर चौकीदारी हो जाएगा। चौकीदारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे कौन? सारण और चंपारण। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल भी रहा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें चौकीदारी टैक्स हो जाएगा, चौकीदारी टैक्स। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया और इन्हें लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये ध्यान जरूर रखें क्योंकि यूपीएससी पीटी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या था। तो ये रेड शर्ट मूवमेंट या जो खुदाई खिदमतगार था, एक अहिंसक था या हिंसक था? तो ये गांधी जी को फॉलो करते थे और गांधी जी अहिंसा को मानते थे, ठीक है, तो ये अहिंसक थे। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया और श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग किया। जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लेते हैं। देखिए, स्कूल टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन माम कुमारी, गौरीदास, शिशिदास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, साहिबाला राय इत्यादि महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। देखिए, कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में, कब? फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी मिला लीजिए एक बार, कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। कब किया? 20 जुलाई 1937 को। परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मुद्दे को लेकर के श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने फिर से त्यागपत्र दिया। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। इसी कारण से फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया।
1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी उस 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ऐसे स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ने की थी। और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी 4 प्रस्ताव है जो पारित किए गए। और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। और उस समय बंगाल विभाजन भी हुआ था, उसी के सपोर्ट में ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन यानी कि पैरेलल मूवमेंट शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इसे प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर जो केरल में आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। 446 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो इसका देखिए, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, यह स्टेटमेंट गलत है। कब किया गया? 1922 में। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को से हाथ खींच लिया था, यही सही बात है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण कहाँ पे किया? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसके जो स्थापना हुआ था 1916 में, उसी दौरान मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक रहे थे। उसी समय गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक स्पीच दिया था बीएचयू में। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बाद में 1924 में ही छोड़ दिया गया था, जिस कारण से वो कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन जो एकमात्र हुआ था उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रेसिडेंट के रूप में रहे थे, बेलगाम कांग्रेस सेशन के रूप में जो कर्नाटक में हुआ था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल। अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनका 11 नवंबर को जन्म दिवस मनता है, जिस कारण से 11 नवंबर को भारतीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पे 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस है जो अबुल कलाम आजाद के जयंती पे 11 नवंबर को और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पे। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अल हिलाल। अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुवारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम आदि किनकी प्रमुख रचना है? तो अबुल कलाम आजाद की। जबकि जमींदार और द कॉमरेड की रचना किसने किया था? तो सिराजुद्दीन। जमींदार की रचना किसने किया था? सिराजुद्दीन ने। और द कॉमरेड की रचना मौलाना मोहम्मद अली द्वारा। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। 448 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। इसका ऐसे मोर देन एबव हो जाएगा, यानी कि एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीय को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। और ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से इसमें एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। विकल्प में दिए गए सभी कथनों ने 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने
भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में सहायता की थी। 409 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या आंसर हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कौन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2, केवल 1 और 2। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, ये स्टेटमेंट गलत है। केवल कह रहा है, गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, यह स्टेटमेंट गलत है, इसको सपोर्ट किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यह स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नहीं पूछा है, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इस आंदोलन में शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और अब तक यह स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनावों में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा 63 सीटों पर जीत दर्ज किया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 450 नंबर के रूप में। हमने ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया आज का। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। कब? 1920 में। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो कहाँ पे? फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने है जो पूरे आज का 300 से लेकर के 450 नंबर तक के प्रश्न को है जो डिस्कशन किया है। और इसके पहले हमने एक पहले पार्ट में 1 से लेकर 150 और दूसरे में 150 से 300 क्वेश्चन डिस्कशन किया था। उसे आप जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में प्लेलिस्ट में दिया गया है। और उसके साथ ही पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को है जो 3 पार्ट में अभी समाप्त करने की बात करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब है जो एक पार्ट और है जो इसका किया जाएगा। टोटल 600 क्वेश्चन है, तो एक पार्ट और आया जाएगा। और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया है, उसे जाकर देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करेंगे और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, क्योंकि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।